नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में हम हिंदी साहित्य के लेखक भीष्म साहनी जी का संपूर्ण जीवन परिचय देखेंगे। भीष्म साहनी जी की जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनके लिए उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है और प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी उन रचनाओं के प्रकाशन वर्ष, पात्र परिचय, पंक्तियां ये सभी पूछी जाती हैं तथा पिछली कक्षाओं में कौन से प्रश्न पूछे गए, इन सभी जो टॉपिक हैं इनका संग्रह हम आज की कक्षा के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भीष्म साहनी जी के जीवन के संबंध में। तो भीष्म साहनी जी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था और पिता का नाम था बाबू हरवंश साहनी। मृत्यु इनकी हुई थी 11 जुलाई 2003 दिल्ली में। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हुई 2003 में तो उस समय यह दिल्ली में थे। और बड़े भाई का नाम था बलराज साहनी। बलराज साहनी को आपने हिंदी फिल्मों में, हिंदी सिनेमा के अंतर्गत अवश्य ही जाना होगा। तो उन्हीं महान अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई थे भीष्म साहनी जी। भीष्म साहनी जी को पद्म भूषण अलंकरण से भी सुशोभित किया गया है तथा 1975 में उनके बहुप्रसिद्ध उपन्यास तमस के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 1975 में। हिंदी अकादमी से शलाका सम्मान भी उन्होंने प्राप्त किया है। अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए और पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। तो इन्होंने एमए किसमें किया? अंग्रेजी साहित्य में। लेकिन महान लेखक किसके हैं? हिंदी साहित्य के। अध्यापन कार्य जो किया वह अंबाला कॉलेज, खालसा कॉलेज अमृतसर, जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, इन सभी में उन्होंने अध्यापक का कार्य किया है। अब और जो महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे जो पूछे जाते हैं वह है कि विदेशी भाषा के प्रकाशन गृह मास्को में भाषा अनुवादक भी ये रहे हैं 1957 से लेके 1963 तक। फुजियामा नाटक, चंगेज आई मातो लेखक रूस। तो ये पूछा हुआ तो नहीं, लेकिन इस तरीके का एक महत्वपूर्ण कहीं तथ्य मुझे जानकारी में मेरी आया तो मैंने यहाँ नोट कर दिया। फुजियामा नाटक है इनका। 24 पुस्तकों का इन्होंने अनुवाद किया। आपने विश्व प्रसिद्ध लेखक टॉलस्टॉय, आस्त्रास्की की रचनाओं का सफल अनुवाद भी किया है। 1986 में तमस धारावाहिक गोविंद नहलानी द्वारा फिल्म निर्माण इस पर किया गया। तो एक धारावाहिक भी आया था तमस नाम से, जो कब आया था? 1986 में। तथा गोविंद नहलानी जो फिल्मकार हैं उन्होंने तमस पर एक महत्वपूर्ण फिल्म भी बनाई थी। तो सबसे प्रसिद्ध जो इनकी रचना है वह तमस है। हालांकि इनकी हानुस और भी जो रचनाएं हैं, जो नाटक हैं, वो बहुत प्रसिद्ध रहे, लेकिन उपन्यासों में तमस जो नाटक है उसका हिंदी साहित्य में अपना एक अलग ही स्थान है। कारण क्योंकि तमस देश विभाजन की तत्कालीन समस्याएं जो थी या तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उनका ज्वलंत दस्तावेज जैसा है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारा जो दूसरा चैनल है हिंदी बुकशाला, उसमें अभी तमस उपन्यास हम पढ़ रहे हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर भी तमस उपन्यास पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा दूसरा चैनल है हिंदी बुकशाला, उसको सब्सक्राइब कीजिए। यदि इस चैनल पर यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन करूंगी मैं कि आप जाकर प्लेलिस्ट अवश्य चेक करें, क्योंकि प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको रामचंद्र शुक्ल की पूरी पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, पुराने पेपर, नोट्स, टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी भर्ती सहित भारत के तमाम राज्यों में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के सिलेबस के अनुसार रचनाएं उपलब्ध हैं। तो आप एक ही जगह पर संपूर्ण विषय सामग्री आपको प्लेलिस्ट में मिल जाती है। और यदि हिंदी पुस्तकें आप पढ़ना सुनना चाहते हैं तो फिर आप हिंदी बुकशाला को जरूर सब्सक्राइब करें, वहां भी आपके सिलेबस के अनुसार पूरी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, इनके कहानी संग्रह देख लेते हैं। इनके नाटक, उपन्यास सभी बहुत फेमस हैं, पर सबसे पहले कहानी संग्रह देखेंगे। तो पहला जो कहानी संग्रह है वह है भाग्य रेखा।
1953 में यह प्रकाशित हुआ। वर्तमान में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि उसमें कितनी कहानियां थी, कितने निबंध थे, कितनी कविताओं का उस काव्य संग्रह में संकलन था। तो इसमें 14 कहानियां थी। दूसरी कहानी थी पहला पाठ, 15 कहानियों का संकलन था 1957 में। प्रश्न पूछा हुआ है कि चीफ की दावत कहानी नेट परीक्षा के सिलेबस में है, असिस्टेंट प्रोफेसर के में है और एमए के सिलेबस में है। मैं सभी राज्यों की बात कर रही हूँ। वह कौन से कहानी संग्रह में संकलित है? तो वो पहला पाठ नामक कहानी संग्रह में संकलित है। भटकती राख में 20 कहानियां हैं 1966 में। पटरिया में 14 कहानियां 1973। वांगचू बहुत ही फेमस हुआ है, 11 कहानी 1978। कहीं कहीं चीफ की दावत कहानी वांगचू कहानी संग्रह में भी दी हुई है, मिलती है, ऐसा तथ्यों में है कि यहाँ पर इस संग्रह में है, लेकिन सही उत्तर पहला पाठ है। शोभा यात्रा 1981। निशाचर वांगचू पहला पाठ और भाग्य रेखा 4 प्रमुख हैं। कहानी संग्रह बस 4 ही याद रखने हैं, बाकी सब जानकारी के लिए देख लीजिएगा। निशाचर में 14 कहानियां हैं, 1983 में प्रकाशित हुआ है। पाली 1989, डायन 1998। इसके बाद है मेरी प्रिय कहानियां। तो ये सभी लेखक लिख ही लेते हैं इसको, तो सभी उनमें संकलन कर लेते हैं। तो इस तरीके से कहानी संग्रह देख लिए। प्रमुख 3 ही आपको याद रखने, 4 कर लीजिए। भाग्य रेखा 1953 पहला पाठ, 1957 वांगचू, 1978 और निशाचर 1983। तो इस तरीके से आपका कहानी संग्रह से यदि प्रश्न आता है भीष्म साहनी जी का, तो आपका गलत नहीं होगा। अब बात कर लेंगे भीष्म साहनी जी के नाटकों के विषय में। क्योंकि भीष्म साहनी जी के नाटक भी उनके उपन्यासों की तरह बहुत ही प्रसिद्ध हुए और नाटक के पात्र और इनका प्रकाशन वर्ष प्रति वर्ष परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपके सिलेबस में तमस उपन्यास है या नहीं है? हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते कुछ उपन्यास ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही जरूरी हैं, जो विचारधारा को लेके चले, जैसे देश विभाजन के लिए झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान। आंचलिक उपन्यासों में मैला आंचल ले लीजिए, है ना। तो बहुत सारे हैं, धीरे धीरे उन पर चर्चा करेंगे। फिलहाल बात करेंगे भीष्म साहनी जी के नाटक के विषय में। इन्होंने 6 प्रमुख नाटक लिखे हैं। हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर। कौन सी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं यह भी बताऊंगी। पहले चर्चा कर लेते हैं नाटकों पे। हानुस, वर्तमान में सभी नाटक और उपन्यासों की कथा वस्तु से प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो हानुस का प्रकाशन वर्ष है 1977। चेकोस्लाविया की लोक कथा पर यह आधारित है। मध्ययुगीन समाज का इसमें वर्णन किया गया है ना। कहते हैं ना, वो सम्मा क्या बुझेगी जिसकी हिफाजत हानुस बन के खुदा करे। तो बस उसी तरीके का है। और पात्रों की यदि बात करें तो हानुश, पादरी, जेकब, तुला, कात्या, पान्या और एमिल, यह हानुस के प्रमुख पात्र हैं। जो पूछे जाते हैं वो जेकब बहुत ज्यादा पूछा हुआ है, जेकब कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ पात्र है। हानुस 1977, जेकब याद कर लीजिए। सर्वाधिक प्रसिद्ध है कबीरा खड़ा बाजार में। प्रकाशन वर्ष है 1981। इसमें कबीर का जीवन चित्रण किया गया है। प्रमुख पात्र हैं कबीर और नंदू। ठीक है। माधवी 84-85 के अंतर्गत इसकी रचना की गई है। पौराणिक कथा पर आधारित है। महाभारत की कथा पर आधारित और स्त्री की दशाओं का वर्णन माधवी पात्र के माध्यम से किया गया है। प्रमुख पात्र है माधवी, ययाति, गालब। पूछा हुआ है, बार बार याद कीजिएगा, माधवी, ययाति, गालब। ययाति पात्र अंधा युग नाटक में भी आता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है। मुआवजे 1993 में लिखा था। 66 पात्र हैं। ये ऐसा है जिसमें सर्वाधिक पात्र हैं। 66 सर्वाधिक पात्र इस नाटक में है। 1993 में लिखा गया है। सामाजिक व्यवस्था पर यह व्यंग है। प्रमुख पात्र है जग्गा और पंजाबी नाटक का यह हिंदी अनुवाद है। रंग दे बसंती चोला 1998 जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित, नाम से ही है। आलमगीर पात्र हैं औरंगजेब और दारा शिकोह के मजहबी द्वंद्व पर आधारित है आलमगीर, है ना। ऐतिहासिक ये नाटक है, 1999 में लिखा गया है। आलमगीर किसको कहते हैं? औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक मैंने ट्रिक बनाई है। भीष्म जी ने कहा क्या हाना का नाटक लगा रखा है? तो हाँ कबीरा
माँ, हाँ कबीरा मामू रंग दे बसंती आलमारी, हाँ कबीरा मामू रंग दे बसंती आलमारी। तो भीष्म साहनी जी क्या कर रहे हैं, भीष्म साहनी जी अपने घर में कलर करवा रहे हैं। ठीक है, अब पुराने हवेली में रहने वाले हैं, कलर करवा रहे हैं बार बार, कभी कहते हैं हाँ कभी कहते हैं ना। तो बोलते कि क्या नाटक लगा रखा है, करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना तो नहीं करो। तो हाँ अर्थात हानुस, हाँ ना, हाँ ना भी कर सकते हो, हाँ ना का क्या नाटक, तो ये नाटक है, क्योंकि उपन्यास और नाटक में कंफ्यूज ना हो इसलिए ट्रिक है। हानुस बनकर, देखो एक तो हानुस हो गया, कबीरा से कबीरा खड़ा बाजार में, माँ से माधवी, मुंह से मुआवजे, रंग दे बसंती और आलमगीर हो गया ना। हाँ कबीरा मामू रंग दे बसंती अलमारी, तो माधवी और मुआवजे क्रमानुसार लगाने के लिए जब नेट परीक्षा में ये आएंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में आएंगे तो गड़बड़ हो जाती है कि मुआवजे को पहले कर देंगे और माधवी को बाद में। नहीं, हाँ कबीरा मामू रंग दे बसंती आलमारी, कि हाँ मेरी आलमारी को आप बसंती कलर से रंग सकते हो, बसंती यानी केसरिया कलर से आप रंग सकते हो। सीधी सी ट्रिक है, हाँ मामू कोई नाटक नहीं है, हाँ मामू रंग दे बसंती आलमारी। ठीक है, ये अच्छे से आपको याद हो गया। अब बढ़ेंगे इनके उपन्यासों के विषय में है। ठीक है, तो प्रमुख उपन्यास है झरोखे 1967, सामाजिक रूढ़िवादिता पर आधारित है। फिर 1970 में लिखा गया था कड़ियां, जो मध्य वर्गीय परिवार पर आधारित है, इसकी कथा वस्तु मध्य वर्गीय परिवार पर आधारित है। प्रमुख पात्र है महेंद्र। तमस सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध है, 1973 में लिखा गया, भारत विभाजन की विभीषिका पर आधारित है। प्रमुख पात्र हैं रिचर्ड, लीला, नथु, है ना। और 5 दिनों का 1947 के 5 दिनों का इसमें वर्णन है, और पात्र हैं मुराद अली, बंतो, राजो, प्रकाशो। इसके अलावा बहुत सारे पात्र हैं, ये नाटक हम पढ़ रहे हैं तो आप भी साथ में पढ़िएगा। बसंती 1980 में है। अब बसंती की कथा वस्तु क्या है, दिल्ली महानगर की झुग्गी झोंपड़ी की में रहने वाली 14 वर्षीय बालिका बसंती का वर्णन है, या बसंती के माध्यम से दिल्ली महानगर की झुग्गी झोंपड़ियों में फैली हुई गंदी बस्तियों का इसमें वर्णन किया गया है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, नेट परीक्षा में, बसंती की कथा वस्तु क्या है। अब बात करेंगे मैया दास की माड़ी, तो 1988 में लिखा है, पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का इसमें वर्णन किया गया, यह भी नेट परीक्षा में पूछा हुआ है। कुंतो 1993 में लिखा है, जयदेव, कुंतो, गिरीश और सुषमा प्रमुख पात्र हैं। नीलो नीलिमा नीलोफर 2000 में लिखा है, विभाजन, धर्म, प्रेम कथा सब कुछ है। इसके अलावा जय हिंद की सेना, ये 2010 में लिखा है और इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 2003 में भीष्म साहनी जी की मृत्यु हो गई थी। अब भीष्म साहनी जी उपन्यास लिख रहे हैं, तभी तूफान आ जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिक है। अब भाई छोटी सी ट्रिक आप लोग बना लीजिएगा। अब मुझे तो इस तरीके से कहानी के माध्यम से मैं इसलिए याद करती हूँ क्योंकि ट्रिक भूल जाती हूँ, और कहानी के माध्यम से नेट परीक्षा में जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाने वाले प्रश्न आते हैं ना, तो उनके लिए कोई स्टोरी जरूर माइंड में होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने ये स्टोरी वाली कि भाई वो अपना नाटक वाटक, तो भाई हम सभी जानते हैं ना कि भीष्म साहनी जी तो नाटक उपन्यास वगैरह लिखते रहते थे। अब जब वो कलर करने आता है तो पूछता है, तो कभी कह देते हैं हाँ कर दो, कभी कहते हैं नहीं करो, तो ये नाटक हो गया ना एक तरीके से। तो वो क्या कहता है, तो जब वो चिल्लाता है तो भीष्म साहनी जी कहते हैं, हाँ कबीरा मामू रंग दे बसंती अलमारी। सारे नाटक याद हो गए ना। अब आपको प्रकाशन वर्ष याद करने की जरूरत नहीं है, बस हाँ कबीरा मामू रंग दे बसंती अलमारी, दैट्स इट, बस हो गए सारे नाटक। वैसे ही एक ट्रिक बना रखी थी, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जैसे ही वो उपन्यास वगैरह लिख रहे हैं, वो कलर कर रहा है, कुछ भी मान लीजिए, वो कलर कर रहा है, पेंटर है जो कलर कर रहा है, तभी तूफान आता है। तो वो क्या करते हैं, झरोखे की कड़ियां लगाते हैं, तो कमरे में तमस हो जाता है। तमस मीन्स हम सभी जानते हैं, तमस का मतलब क्या होता है, अंधेरा होता है। भाई जब तूफान आएगा और वो कलर कर रहे हैं, या कलर वाला कलर कर रहा है, पेंटर जो है वो कलर कर रहा है, और भीष्म साहनी जी उपन्यास लिखते हैं, तो वो जल्दी से क्या करते हैं, झरोखों की कड़ियां लगाते हैं। तो झरोखों की, जब झरोखे यानी खिड़कियां, बहुत सारी हवेली में तो झरोखे होते थे ना पहले, जब कड़ियां लगाओगे, कुंदी लगा दोगे, तो क्या होगा, कमरे में तमस यानी अंधेरा हो जाएगा। तो फिर क्या कहते हैं, बसंती तुम मैया दास की माड़ी पर जाओ, वहां कुंतो और नीलो, नीलिमा, नीलीफर जय हिंद की सेना में शामिल होने गई हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जब अंधेरा हो जाता है, तूफान आ जाता है, तो उनकी जो है ना नीलो, नीलिमा, नीलोफर, उनको बुलाने के लिए वो क्या कहते हैं कि बसंती तुम मैया दास की माड़ी पर जाओ, वहां कुंतो, नीलो, नीलिमा और नीलीफर 4 लड़कियां, कौन कौन सी, कुंतो, नीलो, नीलिमा
और नीलोफर, ये तीनों लड़कियां जय हिंद की सेना में शामिल होने गई हैं या जय हिंद की सेना का वहां पर कोई जुलूस निकल रहा है उसे देखने गई हैं। झरोके कितने हैं? 67 झरोके हैं। और कड़ियां कितनी है? 70। और कितने कमरों में अंधेरा छा गया? 73 कमरों में अंधेरा छा गया। 67 झरोके हैं, 70 कड़ियां और 73 कमरों में झरोके में अंधेरा छा गया। तो ये एक ट्रिक है। झरोके की कड़ियां लगाते हैं तो कमरे में तमस हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो कहते हैं बसंती तुम जल्दी से मैया दास की माड़ी पर जाओ क्योंकि तूफान आने वाला है। तो वहां पर कुंतो, नीलू, नीलिमा और नीलोफर जय हिंद की सेना में शामिल होने गई हैं या उसका जुलूस देखने गई हैं। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से भीष्म साहनी जी की जितनी भी रचनाएं थी, जितने भी नाटक, जितने भी कहानी संग्रह थे, सभी को आपके समक्ष समझाने का और प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका एक लाइक का कोई आपको तो चार्ज नहीं देना पड़ता, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और कहीं ना कहीं वीडियो को आगे बढ़ाने में भी आपका एक लाइक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा, प्लेलिस्ट चेक करिएगा। मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।